हेलो। हेलो सर। ओके। ओके देन मैं आप क्लास स्टार्ट करता हूँ। ओके। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है। यस सर। ओके। मैंने ग्रुप में एक डॉक्स भेजा था। फर्स्ट चैप्टर के उसमें क्वेश्चंस थे, एमसीक्यूज थे। आप लोगों ने देखा? हेलो। यस सर। ओके। जैसे जैसे सारी क्लासेस कंप्लीट होंगी, जैसे जैसे चैप्टर्स न्यू न्यू कंप्लीट होंगे, वैसे मैं आपको उस चैप्टर्स के एमसीक्यूज जो भी होंगे मैं आपको शेयर करूँगा। ओके। सो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था तो मैंने आपको शेयर कर दिया। जो हमारा आई थिंक लास्ट टॉपिक था वो कौन सा था? मोटर प्रोग्राम था ना? हेलो। ओके। देन मैंने आपको बताया था मोटर प्रोग्राम। लास्ट मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ व्हाट इज़ द मोटर प्रोग्राम। इफ़ अ टास्क इज परफॉर्म्ड ऑफन एनफ, it may eventually become automatic and required skill and action are stored in long term memory। अगर हम किसी टास्क को बार बार करते हैं एनफ टाइम, मतलब कि कंटिन्यूस बार बार अगर हम उसे रिपीट करते हैं, तो वो जो स्किल होती है या फिर वो जो टास्क हम कर रहे होते हैं वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती है और वो ऑटोमेटिक होने लगती है। ओके, दिस आर नोन एज मोटर प्रोग्राम। इसे हम मोटर प्रोग्राम कहते हैं। हमने मोटर प्रोग्राम में एक लास्ट वाली एग्जांपल हमने आपको बताया था कि व्हाट इज़, आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा ये लाइन समझ के। सच एज हैविंग अ कन्वर्सेशन वाइल ड्राइविंग। जब फर्स्ट टाइम आप ड्राइविंग सीख रहे होंगे, देन आपको मैक्सिमम अटेंशन देने की ज़रूरत पड़ रही होगी। आप ज़्यादा फोकस्ड होके फोकस कर रहे होंगे स्टीयरिंग पे। अगर आप बाइक चला रहे होंगे तो गियर पे, एक्सीलरेटर पे एंड रोड पे, आप तीनों चीज़ों पर बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रहे होंगे। एंड अगर आप किसी को बैठा के चला रहे होंगे तो उस टाइम थोड़ा फिर भी आप थोड़ा सा डर रहे होंगे। एंड धनुष कह रहे हैं कि नॉट ऑडिबल। आपको आवाज़ नहीं आ रही क्या किस सबको? हेलो। आ रही है सर। ओके। सो मैंने बताया था कि अगर आप फर्स्ट टाइम ड्राइविंग सीख रहे हैं तो आपकी अटेंशन बहुत ज़्यादा रहती है वहाँ पे, आप पूरा फोकस्ड होकर काम करते हैं। और आपको अगर बीच में अगर आपके साथ कोई बैठा हुआ है तो अगर आप ड्राइविंग के टाइम वो आपसे बोलता है तो आप कहते हैं कि नहीं चुप हो जाओ, मुझे ध्यान देने दो, क्योंकि आप सीख रहे होते हैं। आपसे गलती हो सकती है, आपकी ध्यान भटक सकती है। ओके।
तो आप ज़्यादा फोकस्ड होते हैं वहाँ पे। और आपने ये फील किया होगा कि जब आप सीख जाते हैं ड्राइविंग वगैरह, जो भी जिसका एग्जांपल यहाँ लिया गया है, तो आप ड्राइविंग करते हुए कभी कभी आप हाथ भी छोड़ देते हैं, हैंडल भी छोड़ देते हैं, या फिर स्टीयरिंग छोड़ देते हैं, या फिर आप कंजर्वेशन भी कर लेते हैं। ड्राइविंग करते करते आप कंजर्वेशन भी कर लेते हैं, क्योंकि आप उसमें स्किल्ड हो गए हैं। आपका आपने वो काम काफ़ी बार कर लिया है, जिसकी वजह से आप स्किल्ड हो गए हैं। तो आपको अब लेस अटेंशन की ज़रूरत है, आपको ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत नहीं है। यही जो एक्शन हो रही है आपके साथ, जिसकी वजह से आपको अब लेस अटेंशन की ज़रूरत है, इसी को हम कहते हैं मोटर प्रोग्राम। इसी वजह से आपके साथ ऐसा होता है, क्योंकि अगर आप किसी भी टास्क को अगर बार बार रिपीट करते हैं तो आपके मोटर प्रोग्राम या फिर वो जो स्किल है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मोटर प्रोग्राम। ओके, आपको ये बात समझ में आई? यस सर। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है सिचुएशन अवेयरनेस। अब सिचुएशन अवेयरनेस क्या है? अल्थो नॉट शोन एक्सप्लिसिटली इन फिगर 8, द प्रोसेस ऑफ अटेंशन, परसेप्शन एंड जजमेंट शुड रिजल्ट इन अवेयरनेस ऑफ द करेंट सिचुएशन। फिगर 8 क्या है? फिगर 8 देखते हैं थोड़ा। नेक्स्ट में है क्या फिगर 8? एंड ओके, वो जो मॉडल है उसमें ये कह रहा है कि वहाँ पे ये सिचुएशन अवेयरनेस तो नहीं शो किया गया है, जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल थी, बट ये कह रहा है ये पार्ट है एक तरह का, एक प्रोसेस है किन के और किन के बीच का, अटेंशन एंड परसेप्शन के बीच का और जजमेंट का ये एक प्रोसेस है। शुड रिजल्ट इन अवेयरनेस ऑफ करेंट सिचुएशन, जो कि अवेयरनेस है करंट सिचुएशन का। कैसे? इसी अवेयरनेस के बेस पे हम जजमेंट, अटेंशन एंड परसेप्शन को लेते हैं या फिर वो फेल करते हैं किसी भी करंट सिचुएशन को लेकर के। सिचुएशन अवेयरनेस से आप एक सिंपल सा ये समझ सकते हैं कि जो भी सिचुएशन है या फिर जो भी टास्क है, अगर आपको टास्क दी गई हो बहुत क्रिटिकल हो, अब आप उस टास्क के लिए आप कौन सा, कैसा निर्णय, कैसा जजमेंट, क्या अटेंशन देते हैं, क्या आपकी परसेप्शन रहती है उसके लिए, वही जो आपका जो ये सब थिंकिंग है या फिर मेंटल एबिलिटी है, उसे हम एक तरह से कहते हैं वो सिचुएशन को अवेयर करना या फिर उस सिचुएशन के बारे में आपको नोन होना, अननोन होना, ये सारी चीज़ें हैं। जैसे कि हमने कहा फायर अलार्म बजा या फिर आपने देखा आग लगी है, तो आप जस्ट क्या करेंगे? आप जस्ट फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करेंगे जो कि अप्रोप्रिएट होगा। आप देखेंगे कि हाँ इसके अप्रोप्रिएट फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा है, तो आप जस्ट उसका यूज़ करेंगे। तो आप क्या हैं? उस सिचुएशन के प्रति अवेयर हैं। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं सिचुएशन अवेयरनेस। ओके, आपको ये बात समझ में आई? यस सर। या मतलब किसी भी सिचुएशन के लिए अवेयर होना, उसके बारे में जागरूक होना, समझना, जानना कि हमें कौन सा एक्शन लेना है, ये सिचुएशन अवेयरनेस कहलाता है। जैसे कि पायलट है, अगर पायलट कोई मिस्टेक करता है फ्लाइट डेक में या फिर कैबिन में, या फिर वहाँ पे कोई भी अगर इवेंट होती है, तो पायलट को ये जानना होना तो होता है, या फिर उसका अवेयरनेस एक इंजीनियर से ज़्यादा वो अवेयर होता है, क्योंकि वहाँ पे एक्टिव फेलियर हो सकता है अगर उसकी अवेयरनेस नहीं है सही तो। ओके, और एक्टिव फेलियर हम उसे कहते हैं कि ऐसा फेलियर जिसका रिजल्ट एक्सीडेंट या इंसिडेंट के रूप में तुरंत मिले, उसे हम एक्टिव फेलियर कहते हैं। और लेटेंट फेलियर जो कि इंजीनियर से रिलेटेड होता है, क्योंकि अगर इंजीनियर कोई मिस्टेक करता है तो वो जस्ट या फिर बहुत जल्द वो एक एक्सीडेंट या इंसिडेंट का रूप नहीं लेता है, उसको एक्सीडेंट या इंसिडेंट का रूप लेने में थोड़ा सा टाइम लेता है। कभी कभी कुछ ऐसे मेंटेनेंस टास्क होते हैं जो कि जस्ट एक्सीडेंट या इंसिडेंट का रूप ले लेते हैं। ओके, बट मैक्सिमम ऐसे टास्क होते हैं जो एक्टिव फेलियर नहीं देते हैं, वो लेटेंट फेलियर देते हैं, जिनको जो घटना होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, उसे हम लेटेंट कहते हैं। और एक्टिव फेलियर वो पायलट के साथ होता है। पायलट अगर कोई भी मिस्टेक करता है फ्लाइट डेक में या फिर कैबिन में अपने इंस्ट्रूमेंट पैनल के साथ या फिर योग के साथ, अगर वो कुछ भी एक तरह से कहिए अगर रॉन्ग डिसीजन लेता है, तो वो एक्टिव फेलियर का रूप लेता है। ओके, तो ये एक बात कह रहा है कि इसमें शायद वो लाइन हो गई, मैं देखता हूँ कहाँ पर है। यहाँ पे देख सकते हैं, पायलट अवेयरनेस व्हाट इज गोइंग अराउंड हिम, सिचुएशन अवेयरनेस हैज बीन यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्लाइट डेक, डिस्क्राइब द पायलट अवेयरनेस। कह रहा है कि क्या कैबिन में चल रहा है या फिर फ्लाइट डेक में, वो सिचुएशन अवेयरनेस पायलट के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसके अराउंड क्या हो रहा है, वो पायलट को ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है। अदरवाइज़
एक्टिव फेलियर का रूप लेगा। ओके, तो पायलट थोड़ा ज़्यादा अवेयर होता है, अगर हम थोड़ा कम अवेयर भी रहें तो काम चल सकता है। वेर इज जियोग्राफिकल हिज ओरिएंटेशन इन स्पेस, कह रहा है कि किस बारे में उसका अवेयर होना चाहिए, जैसे कि बता रहा है कि उसका लोकेशन क्या है, उसका डायरेक्शन क्या है, वही स्पेस में कहाँ है, एयरक्राफ्ट की फ्लाइट मोड क्या है, ओके, उसकी एंगल क्या है, एंगल ऑफ अटैक क्या है, फ्लाइट कंट्रोल वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इन सारे चीज़ों के लिए उसे अवेयर होना जरूरी है, अदरवाइज ये एक्टिव फेलियर का रूप लेगा। ओके, प्राइमरी कंट्रोल सरफेस आप समझते हैं। हेलो, नहीं है सर। प्राइमरी कंट्रोल सरफेस जो एयरक्राफ्ट का रोल मोशन कराए, यॉ कराए मोशन एंड पिचिंग मूवमेंट कराए। रोल या पिचिंग आप समझते हैं या, तो रोल या एंड पिचिंग जो मूवमेंट कराते हैं कंट्रोल जो सरफेस, जिनके हेल्प की वजह से ये होता है, उसे हम कंट्रोल सरफेस कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं एलरॉन, एलरॉन की वजह से कौन सी मूवमेंट होती है? हाँ, इज करेक्ट, एलरॉन की वजह से रोलिंग मोशन होती है। एंड विद द हेल्प ऑफ रडर, हाँ ये भी करेक्ट है। एंड स्टेबलाइजर, हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर, ओके इट्स गुड, आपने सही आंसर्स दिए। तो ये जो हैं तीन चीज़ें, ये कंट्रोल सरफेस जैसे हम प्राइमरी कंट्रोल सरफेस कहते हैं। और अगर ना काम करें या फिर इनमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट एक्टिव फेलियर मिलता है, क्योंकि अगर इनमें से अगर कोई एक चीज़ भी काम करनी बंद करी तो आपका पायलट जो होता है एक कंट्रोल खो देगा एरोप्लेन की। अगर एलरॉन काम करना छोड़ दिया तो वो एयरक्राफ्ट रोल नहीं कर सकता है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है, ये एक फेलियर या फिर ये एक्सीडेंट या इंसिडेंट का रूप ले सकता है। तो ये बोल रहा है कि पायलट को इन सारी चीज़ों के लिए अवेयर होना चाहिए। ओके, सिचुएशन अवेयरनेस ये कहता है कि हमें हर एक सिचुएशन के लिए अवेयर होना जरूरी है, जो कि पायलट के केस में ये ज़्यादा चीज़ें बता रहे हैं। एंड इंजीनियर के भी केस में कुछ बातें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे अवेयरनेस होने की ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि हम आपको बताते हैं नेक्स्ट में। पहले सिचुएशन अवेयरनेस का थोड़ा सा हम डिफाइन कर देते हैं। देखिए सिचुएशन अवेयरनेस क्या कहता है। सिचुएशन अवेयरनेस इज अ सिंथेसिस ऑफ एक्यूरेट एंड अप टू डेट मेंटल मॉडल ऑफ वंस इन्वायरमेंट एंड स्टेट एंड द एबिलिटी टू यूज दिस टू मेक प्रेडिक्शंस पॉसिबल फ्यूचर स्टेट। कह रहा है कि ये एक ऐसा एक्यूरेट या अप टू डेट मेंटल मॉडल है, मतलब कि आपकी मेंटल थिंकिंग एक तरह से, जैसे ये मेंटल मॉडल कह रहा है, वो आपका एक्यूरेसी, आपका सोचने और समझने की जो एबिलिटी है, आपका जो प्रेडिक्शन करने की एबिलिटी है, जो कब अगर कोई सिचुएशन हो, कोई इन्वायरमेंट हो जहाँ पे आपको इसकी यूज करने की ज़रूरत है, और वो आपकी प्रेडिक्शंस, वो आपकी एबिलिटी जो कि उस इन्वायरमेंट के लिए या फिर उस सिचुएशन के लिए सही हो, पॉसिबल फ्यूचर स्टेट मतलब कि मेक करे, सही डिसीजन ले, वही सारी चीज़ों को ये सिचुएशन अवेयरनेस में इंक्लूड करता है। ओके, ये जो आपकी एबिलिटी है। सो नेक्स्ट लाइन हम कहते हैं, ये हमने आपको पायलट के केस में हमने समझा दिया कि पायलट को किस तरह से अवेयर होना ज़रूरत है, उसके लोकेशन को लेके, उसके फ्लाइट कंट्रोल सरफेस के लेकर के, एंड उसको कॉन्टैक्ट जो टावर होती है, जो एटीसी टावर होती है, उससे भी उसको देखना ज़रूरी है। अदरवाइज अगर कॉन्टैक्ट ब्रेक होता है तो वो ब्रॉडकास्ट कर सकता है, या फिर वो नेक्स्ट टावर या फिर नेक्स्ट एटीसी से कॉन्टैक्ट करने की बात करता है। ओके, ये सारी चीज़ें पायलट के लिए हैं जो अवेयर रहने की ज़रूरत होती है। बट हम इंजीनियर्स की स्टडी करते हैं, तो हमारे इंजीनियर्स के लिए क्या है, इन द मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कॉन्टेक्स्ट इट्स रिफर्स टू, कह रहा है मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कॉन्टेक्स्ट में इसे रिफर्स किया गया है, या फिर 2-3 पार्ट्स को या फिर 2-3 पॉइंट्स को ये बता रहा है। एक इंजीनियर्स के लिए सिचुएशन अवेयरनेस किस तरह से होनी चाहिए, वो चीज़ यहाँ पे बता रहा है। देखिए फर्स्ट है परसेप्शन ऑफ इम्पोर्टेंट एलिमेंट, जैसे कि ये बता रहा है क्या है, सीइंग लूज बॉल्स और मिसिंग बॉल्स एंड हियरिंग इंफॉर्मेशन पास्ट वर्बली। ओके, ये सारी चीज़ें परसेप्शन से रिलेटेड होती हैं कि लूज बॉल्स को अवेयर करना या फिर उसको समझना, मिसिंग पार्ट को देखना,
हियरिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे वाइब्रेशन ना हो, जहाँ पे साउंड रहने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जहाँ पे वाइब्रेशन से ये सारे होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए। वो सारी चीज़ों को ये हियरिंग इन्फॉर्मेशन में इंक्लूड कर रहा है पास्ट वर्बली। ओके, तो ये आप उसको बता सके, उसे समझा सकें, या फिर लूज बोल्स को आप देख सकें, मिसिंग पार्ट्स को आप समझ सकें कि हाँ यहाँ पे कुछ मिस है। जैसे कि हमने कोई सिस्टम दे दिया, या फिर इंजन कॉलिंग में आपको कहा कि इंजन कॉलिंग में आपको काम करना है, या फिर इंजन के अंदर काम करना है, तो वहाँ पे अगर कोई किसी चीज़ की कमी है या फिर कोई नट्स या बोल्ट्स नहीं है, तो आप उसे समझ सके कि हाँ यहाँ पे कुछ चीज़ की मिसिंग है। ये अवेयर होना इस परसेप्शन के अंदर आता है। ओके, या कंप्रीहेंशन क्या होता है? कंप्रीहेंशन को ये डिफाइन करता है कि वाई इज़ इट लाइक दिस। कंप्रीहेंशन कहता है कि यह ऐसा क्यों है। ओके, आप जब भी किसी चीज़ को, किस पार्ट को देखते हैं, ये ऐसा क्यों है, या फिर ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये रिलेटेड होता है कंप्रीहेंशन के लिए। तो ये इंजीनियर के कॉन्टेक्स्ट में है कि अगर कुछ चीज़ें उसे लगता है तो वो ऐसा सोच सकता है कभी कभी, या फिर किसी टास्क में किसी कंपोनेंट को लेकर के कि ये ऐसा क्यों है, या फिर ये तो हमने ऐसा नहीं देखा था, या फिर ये ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें कंप्रीहेंशन के लिए हैं। ये एक सिचुएशन के लिए है, वो मेंटेनेंस के अंदर आएगा, सबको फेस करना होता है। सो ये 2 पॉइंट थे इंजीनियर्स के लिए। एक परसेप्शन, जिसमें हमने बताया कि सीइंग लूजिंग बोल्स एंड मिसिंग पार्ट्स, एंड हियरिंग ऑन फॉर्मेशन, एंड कॉम्प्रिहेंशन में ये बताया कि अगर कोई भी टास्क के रिलेटेड आपको लगता है कि या फिर ये गलत है या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ों को समझना वो कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आता है। ओके, नेक्स्ट है प्रोजेक्शन। ये किस तरह से इंजीनियर से रिलेटेड है, तो देखिए, प्रोजेक्शन ऑफ देयर स्टेटस इनटू फ्यूचर। ये एक तरह से फ्यूचर से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? फ्यूचर अफेक्ट्स ऑन सेफ्टी। अगर प्रोजेक्शन के बेस पे आपका अवेयरनेस है तो आप फ्यूचर के बारे में ज़्यादा आपका अवेयरनेस होता है, आप फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, या फिर उस फ्यूचर के लिए सोचते हैं, या फिर अफेक्ट्स ऑन सेफ्टी। आप ये समझते हैं कि अगर ये हुआ है, या फिर अगर ये चीज़ हो रहा है एरोप्लेन में, या फिर ये चीज़ मिसिंग है, या फिर ये चीज़ डिफेक्ट है, या फिर ये सही नहीं है, तो इसका अफेक्ट फ्यूचर पे कैसे पड़ेगा, एयरवर्दीनेस पे कैसा अफेक्ट पड़ेगा। ये सारी अगर आप सोचते हैं, मतलब कि आप प्रोजेक्शन, जो ये सिचुएशन अवेयरनेस का ही पार्ट है, जो इंजीनियर्स के लिए 3 पॉइंट में डिवाइड कर दिया है। एक परसेप्शन, एक कॉम्प्रिहेंशन, एक प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप सोचते हैं तो ये बोल रहा है कि प्रोजेक्शन के थ्रू अगर आपकी सेंस है, अवेयरनेस है, तो आप फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि इसके वजह से क्या हो सकता है या फिर क्या नहीं हो सकता है। ओके, यस सर। ओके, देन कह रहा है एन एग्जाम्पल, एक ये जो ब्रैकेट में है वो देख लीजिए। एन एग्जाम्पल इज एन इंजीनियर सीइंग और परसीविंग ब्लू स्ट्रीक ऑन द फ्यूजलैग। अगर एक एग्जाम्पल ले रहा है कि अगर इंजीनियर देखता है एक ब्लू स्ट्रीक फ्यूजलैज पे दिख रही है, हिज कम्प्रीहेंशन में बी दैट द लेबोरेटरी फिल कैप कुड बी मिसिंग और ड्रेनेज लीकिंग। कह रहा है कि अगर ये ब्लू कलर उसे शो हो रहा है, या फिर स्ट्रिप कोई शो हो रहा है, ब्लू कलर की स्ट्रिक फ्यूजलैज पे, तो वो ये सोचता है, कंप्रीहेंशन अगर आपका सिचुएशन अवेयरनेस का जो वे है, अगर वो कंप्रीहेंशन के अकॉर्डिंग है, तो आप ये सोचते हैं कि जो लेबोरेटरी है उसका फिल कैप रिमूव हो गया है, मिसिंग हो गया है, या फिर जो उसका ड्रेनेज सिस्टम है ना, वो लीक कर रहा है। ओके, आप कंप्रीहेंशन के अकॉर्डिंग ये सोचते हैं। बट अगर आप इफ सिचुएशन अवेयरनेस इज सिचुएशन, कह रहा है इफ हिज सिचुएशन अवेयरनेस इज गुड, कह रहा है कि अगर उसका सिचुएशन अवेयरनेस अच्छा है तो वो क्या सोचेगा, ही मे अप्रिशिएट दैट सच ए लीक कुड अलाउ ब्लू वाटर और टू फ्रीज लीडिंग टू एयरफ्रेम और इंजन डैमेज। कह रहा है कि अगर आप कंप्रीहेंशन के अकॉर्डिंग अवेयर करते हैं सिचुएशन को, तो आप बस इतना ही सोचेंगे कि ये लीक किस वजह से हो रहा है, ओके, या फिर ये ब्लू स्ट्रिप किस वजह से हुआ है।
फ्यूजलाज पे। लेकिन कह रहा है कि अगर आपका सिचुएशन अवेयरनेस बहुत अच्छा है तो आप वो लीक्स की तो समझेंगे कि हाँ ये लीक हुआ है, लेकिन आप सोचेंगे कि ये अफेक्ट किस तरह से करेगा एयरक्राफ्ट को। तो ये कह रहा है कि तब आप सोचेंगे कि ये लीक जो भी है, जो ब्लू कलर जो वाटर हो रहा है, ये फ्रीज करेगा लीडिंग टू एयरफ्रेम में और इंजन को डैमेज कर सकता है। तो कह रहा है कि ये जो सोचना है ये उस सोचने से बेहतर है। तो हम कहेंगे कि आपकी सिचुएशन अवेयरनेस काफ़ी अच्छी है। ओके, ये आपको एग्जांपल समझ में आई? मतलब कि आपने यहाँ पे फ्यूचर को ध्यान दिया। आपको समझ में आई? यस सर। ओके, मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ अगर आपको नहीं आ रही होगी तो। मैंने ये कहा कि मैंने आपको 2 पॉइंट बताई कि प्रोजेक्शन में क्या होता है, आप फ्यूचर को भी फोकस करते हैं, फ्यूचर पे भी ध्यान देते हैं कि हाँ ये जो चीज़ें हो रही हैं ये हमारे एयरक्राफ्ट की सेफ्टी पे कैसे अफेक्ट करेंगी। स्टेटस कोई भी टास्क हो उसका स्टेटस उसके अगर आप उसे व्यू करते हैं, उसे ऑब्जर्व करते हैं, तो आप फ्यूचर पे भी सोचते हैं कि हाँ ये किस तरह से अफेक्ट करेगी। एंड जो परसेप्शन था वो बस मिसिंग्स बोल्ट्स या फिर हियरिंग इन्फॉर्मेशन को समझना, अवेयर होना, ये सारी चीज़ें थी। कंप्रीहेंशन ये कहता था कि यह ऐसा क्यों हुआ है, यह किस लिए हुआ है, यह कैसे हो सकता है, बस इतना ही सोचते हैं कंप्रीहेंशन में। और परसेप्शन में बस आप छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि आप मिसिंग पार्ट को समझ सकें, लूजिंग बोल्ट्स जैसे कि एग्जांपल लिया है, और हियरिंग जहाँ पे वाइब्रेशंस नहीं होनी चाहिए अगर वहाँ पे हो रही हैं तो आप उसको समझ सकें कि हाँ यहाँ वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए। ओके, तो इन सारी चीज़ों को आप समझ सकें वो परसेप्शन में आता है। एंड कंप्रीहेंशन को ये डिफाइन करता है कि कंप्रीहेंशन के अकॉर्डिंग अगर आपका अवेयरनेस है तो आप बस ये सोचते हैं कि ये क्यों हुआ है, ये ऐसा कैसे हो सकता है। ओके, और ये बोल रहा है अगर आपका जो अवेयरनेस है वो प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग है, ओके, तो आप ये सोचते हैं कि ये फ्यूचर को किस तरह से अफेक्ट करेगा या फिर फ्यूचर पे कैसा ये इफेक्ट होगा, एयरक्राफ्ट के सेफ्टी पे कैसा अफेक्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे बस या आपको समझ में आई होगी आई थिंक। एंड एग्जाम्पल ये लिया, इसने ये कहा कि ये ब्लू स्ट्रिप फ्यूजलाज पे दिख रही है, और अगर आप कंप्रीहेंशन, आपका सिचुएशन अवेयरनेस कंप्रीहेंशन के अकॉर्डिंग है तो आप बस इतना सोचते हैं कि जो लेबोरेटरी है उसका जो फिल कैप है वो मिसिंग है, या फिर ड्रेनेज सिस्टम जो है ना वो लीक कर रहा है, इसकी वजह से ये स्ट्रिप आई है, या फिर ये जो ब्लू स्ट्रिप कलर जो भी दिख रहा है वो यहाँ पे फ्यूजलाज पे दिख रहा है। और कह रहा है कि आप अगर कंप्रीहेंशन के अकॉर्डिंग सोचते हैं तो बस इतना ही सोचते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि ये फ्यूचर के बारे में कुछ कंसीडर किया, फ्यूचर के बारे में कुछ कंसीडर किया इसने? हेलो, यस सर, यस सर। फ्यूचर के बारे में इसने कंसीडर किया? यस सर। नो, यहाँ पे इसने फ्यूचर के बारे में कुछ कंसिडर नहीं किया। इसने बस इतना सोचा कि ये कैसे हुआ है, या फिर ये जो स्ट्रिक आई है ब्लू कलर की ये किस वजह से आई है, इसने बस इतना सोचा। तो ये कंप्रीहेंशन में आता है कि आप जो भी सिचुएशन हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है या फिर जो भी कोई कंडीशन है, तो आप बस इतना सोचते हैं कि ये हुआ कैसे है। ओके, और कह रहा है, और प्रोजेक्शन ये कहता है कि अगर आप वो भी सोचें लेकिन आप फ्यूचर के बारे में भी सोचें कि ये किस तरह से अफेक्ट कर सकता है एयरवर्दीनेस को, सेफ्टी को, तो वो परसेप्शन होता है। तो सबसे बेस्ट अवेयरनेस होता है परसेप्शन ही प्रोजेक्शन होता है। तो सबसे बेस्ट अवेयरनेस क्या होती है? प्रोजेक्शन होती है। ओके, क्योंकि यहाँ पे आप फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, इसलिए देखिए अब जो थर्ड लाइन में ये कह रहा है कि इफ़, यहाँ से इफ़ हिज सिचुएशन अवेयरनेस इज गुड, यदि उसका सिचुएशन अवेयरनेस अच्छा है तो वह क्या सोचेगा, ही मे अप्रिशिएट दैट सच लीक कुड अलाउ ब्लू वाटर टू फ्रीज लीडिंग टू एयरफ्रेम और इंजन डैमेज। तो वो ये भी सोचेगा कि ये जो लीक हो रहा है, ये ब्लू वाटर जो भी रिलीज हो रहा है, लीक हो रहा है, ये फ्रीज हो सकता है और हमारे इंजन को और एयरफ्रेम को डैमेज, हानि पहुंचा सकता है। ओके, तो ये अवेयरनेस जो पहले वाली अवेयरनेस थी उससे अच्छी है। आपको ये बात समझ में आई? यस सर। हाँ जी सर। ओके, ये इंजीनियर्स के लिए हो गया 3 टॉपिक, 3 सिचुएशन के फॉर्म हो गए।
As with decision making feedback, improve situation awareness by informing us of the accuracy of our mental model and predictive power. The ability of project such status backward to determine what events may highlight to observe system state is also very important in aircraft as allow effective false funding and diagnostic behaviors. इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है एंड इसमें ये बस इतना कह रहा है कि जो एबिलिटी होती है इंजीनियर्स की वो होनी चाहिए किसी भी सिचुएशन अवेयरनेस को, प्रेडिक्टिव पावर एक तरह से होनी चाहिए कि वो प्रेडिक्ट कर सके, इफ़ेक्टिव फॉल्स जो भी फॉल्स हैं, जो फॉल्ट हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं उनको ये फाइंड कर सके, डायग्नोस्टिक बिहेवियर होनी चाहिए. ओके बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है. एंड जो 4.7.4 पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा सा अच्छी पॉइंट है, इसके बारे में हम आपको डिफाइन करते हैं. ये कह रहा है सिचुएशन अवेयरनेस फॉर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर कैन बी समराइज्ड एज. सिचुएशन अवेयरनेस को एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर के लिए थोड़ा सा समराइज्ड यहाँ पे किया है, जहाँ पे 4 लाइन यहाँ पे दी गई हैं, जो कह रहा है द स्टेटस ऑफ द सिस्टम द इंजीनियर इज वर्किंग ऑन. पहला तो ये है कि इंजीनियर किस स्टेटस पे काम कर रहा है, किस सिस्टम पे काम कर रहा है. दूसरा उसके लिए उसे अवेयर होना चाहिए, कहने का मतलब ये है यहाँ पे. एंड सेकेंड जो पॉइंट है रिलेशनशिप बिटवीन द रिपोर्टेड डिफेक्ट्स एंड द इंटेंडेड रेक्टिफिकेशन. उसका जो रिलेशनशिप है, जो कहते हैं एक तरह से उसके जो टास्क करने की एबिलिटी, एक तरह से उसका परफॉर्मेंस, जो वो रिपोर्ट करने का डिफेक्ट, वो डिफेक्ट कैसे रिपोर्ट करता है, या फिर जो इंटेंडेड रेक्टिफिकेशन, जो रेक्टिफिकेशन करना है उसके प्रति उसका परफॉर्मेंस या फिर उसकी एक्टिविटी कैसी है, वो भी एक अवेयरनेस में रिलेटेड है. एंड जो थर्ड पॉइंट है द पॉसिबल इफेक्ट ऑन दिस वर्क ऑन द अदर सिस्टम, कि ये जो टास्क कर रहा है उसके लिए क्या उसे अवेयर होना चाहिए कि ये जो भी काम वो कर रहा है, जो भी टास्क वो कर रहा है, इस टास्क की वजह से किसी और अदर सिस्टम पे अफेक्ट तो नहीं होगा. इसके लिए भी इंजीनियर को अवेयर होना चाहिए. ओके और फर्स्ट में हमने बताया कि वो अपने कार्य, अपने वर्क के लिए, स्टेटस के लिए, जिस भी सिस्टम पे काम कर रहा हो उसके लिए अवेयर हो, अपने वर्क के लिए अवेयर हो, वो जो डिफेक्ट रेक्टिफिकेशन करेगा, इंटेंडेड रेक्टिफिकेशन उसके लिए, और रिपोर्ट करे अगर कोई डिफेक्ट हो तो इसके लिए उसका अवेयर होना चाहिए. एंड थर्ड पॉइंट ये थी कि द पॉसिबल इफेक्ट ऑन दिस वर्क ऑन अदर सिस्टम, अगर इस टास्क से जो भी वो काम कर रहा है अगर अदर सिस्टम पे अफेक्ट पड़ता है तो किस तरह से अफेक्ट होगा, इसके लिए भी उसको अवेयर होना चाहिए. आपको इतना समझ में आया? यस सर. ओके देन नेक्स्ट पॉइंट में हम आपको बताते हैं the effect of this work on that being done by others and the effect of their work on this work. कह रहा है कि effect of this work on that being done by others, जो भी आप काम कर रहे हैं उस कार्य का किसी दूसरे जो काम कर रहे हैं उनके कार्य पर इफेक्ट, या फिर अगर कोई और अलग काम कर रहा है, कोई अलग आपका कलीग्स है, तो उनके वर्क का आपके वर्क पे इफेक्ट किस तरह से पड़ता है, इस बात के लिए भी आपको अवेयर होना चाहिए. यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि बस अपना टास्क आपने कंप्लीट कर लिया. जैसे कि मान लीजिए कोई क्रिटिकल टास्क हो, कोई बड़ा टास्क हो, ओके, वहाँ पे 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया कि हम टास्क ए करेंगे, ये टास्क बी करेंगे, ये टास्क सी करेंगे. ओके हमने अपना टास्क ए कंप्लीट कर लिया, तो कह रहा है ये पॉइंट 4 वाला कि आपको इसके लिए भी अवेयर होना चाहिए कि हमने तो टास्क कंप्लीट कर लिया, बट जो बी वाला जिसने टास्क किया वो सही किया कि नहीं किया. अगर उसने सही नहीं किया तो ये क्योंकि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, और अगर उसने सही नहीं किया तो ये अगर क्या मेरे ये टास्क पे अफेक्ट कर सकता है, या फिर उसने टास्क सही किया कि नहीं किया, मुझे इसके लिए भी अवेयर होना चाहिए. ये नहीं कि बस अपना काम किया और निकल लिया. यहाँ पे ये नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे टीम लीडर की बात हो रही है, ग्रुप टास्किंग की बात हो रही है, आप लोग के ग्रुप में है, तो हमें इसके लिए भी अवेयर होना चाहिए कि जो अदर्स हैं वो क्या काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर उनका जो टास्क है अगर उनका मेरे टास्क पे अफेक्ट हो रहा है क्या, ये चीज़. और ये चीज़ आपको ये थोड़ा नीचे वाली जो एग्जांपल है इसमें अच्छे से समझाई है. दिस सजेशन मतलब कह रहा है ये सजेशन दैट इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग द इंटायर टीम नीड्स टू हैव सिचुएशन अवेयरनेस. कह रहा ये जो सजेशंस ऊपर जो दिए गए हैं
ये जितने भी टीम होती है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स के लिए, वो सबके लिए है कि उनके पास सिचुएशन अवेयरनेस इन सारी चीज़ों के लिए होना चाहिए। और कह रहा है कि नॉट जस्ट व्हाट दे आर डूइंग इंडिविजुअली, बस उनको इसके लिए अवेयर नहीं होना चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं, वो कौन सा टास्क कर रहे हैं, या फिर उनको बस अपने टास्क के लिए अवेयर नहीं होना चाहिए, बट ऑफ देयर कलीग्स एक्टिविटी एज वेल। यहाँ लेकिन उनको जो उनके कलीग्स हैं उनके टास्क पर भी ध्यान देना चाहिए, या फिर उनके टास्क पर भी अवेयर होना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। ओके, ये लाइन से आपको कंफर्म हो गया होगा। हेलो, Yes, sir. ओके, देन इट्स गुड। तो हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग लिमिटेशंस स्टार्ट करने से पहले एक बार सेशन को क्लोज कर देते हैं, बिकॉज अभी फिर ये डिस्टर्ब करेगा आप। ओके, सो क्लोज करके स्टार्ट करते हैं। ठीक था, सब लोग आ गए? ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? ओके, आप लोग को इतना समझ में आया ना जो भी हमने टॉपिक्स आपको बताएं? Yes, sir. या अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं। ये आप ये AME के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि चल रहा है, सिचुएशन अवेयरनेस। आपको ये याद रखने की, अपने दिमाग में रखने की ज़रूरत है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग लिमिटेशंस। The basic element of human information processing have now been explored. It is important to appreciate that this element have limitations. As a consequence, the aircraft engineer, like other skilled professions, require support such as a reference to written materials. कह रहा है कि जो भी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है उसके कुछ लिमिटेशंस है, जैसे कि एग्जांपल्स में ये बता रहा है कि जैसे कि स्किल में किसी की स्किल ज़्यादा होती है, किसी की स्किल कम है। प्रोफेशंस में सपोर्ट्स रिक्वायर्ड सपोज एज ए रेफरेंस टू रिटन मैनुअल, जैसे कि रिटन मैनुअल में। तो ये सारी कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पे ज़्यादा कुछ इसमें लिखा नहीं गया है, बट जैसे कि एक तरह से प्रोसेसिंग जो भी है इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग, उसमें लिमिटेशंस बता रहा है। जैसे कि अगर आपके पास स्किल नहीं है तो या ये एक तरह से आपके इन्फॉर्मेशन में ये लिमिट कर रहा है कि हाँ आपके पास उतनी स्किल नहीं है। अगर आपके पास मैनुअल अप्रोप्रिएट नहीं है तो ये भी आपके इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग, जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो हमने बताया एक मॉडल है, जो हमारे सारे ये जो अब तक हमने जितने भी पढ़े हैं मॉडल, मेमोरी एंड परसेप्शंस, अवेयरनेस, ये सब इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग के पार्ट हैं। तो इनमें हमारे ये लिमिटेशंस को क्रिएट करता है। तो इनसे रिलेटेड कुछ लिमिटेशंस के बारे में ये बात कर रहे हैं। बाकी इस लाइन में ज़्यादा कुछ नहीं है। और कह रहा है कि नेक्स्ट देखते हैं क्या लिमिटेशंस हैं इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग से। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या है कि मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है या फिर जो नॉलेज है उसके बेस पे हम किस इन्फॉर्मेशन को रिटेन कर रहे हैं, किस इन्फॉर्मेशन को नहीं रिटेन कर रहे हैं, एक तरह से वो है हमारा नॉलेज। अपने नॉलेज के बेस पे व्हाट इज़ द डिसीजन, ये सारी चीज़ें रिलेटेड है। मोटर प्रोग्राम भी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के रिलेटेड है, हमारी मेमोरी भी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। एंड मैं आपको थोड़ा सा एक बार एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग, फिर मैं इसके लिमिटेशंस के बारे में बात करूँगा। ओके, थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ आपको। देखिए, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग इंफॉर्मेशन थ्रू सेंस, एनालाइजिंग इट एंड मेकिंग इट मीनिंगफुल। जैसा कि हमने बताया कि इन्फॉर्मेशन वही एक प्रोसेस है जिसमें से हम इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और अपने सेंस के अकॉर्डिंग या फिर हमारे पास जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग हम उसे मीनिंगफुल बनाते हैं, वही हमारा इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग है। एंड इसका ये जो मॉडल था, जिस मॉडल के बारे में, इस मॉडल के पार्ट्स के बारे में ही स्टडी कर रहे हैं। देखिए, ये जो सेंसरी मॉडल थी, तो सेंसरी बारे में हमने आपसे बात करी सारे टॉपिक्स पे। सेंसरी स्टोर्स के बारे में हमने बात करी। उसके बाद अटेंशन के बारे में हमने आपसे बात करी, अटेंशन के पार्ट्स हमने बताए आपको। फिर मैंने परसेप्शंस के बारे में बात करी, परसेप्शंस के सारे बात बताई। फिर हमने आपको मेमोरी के बारे में बात की, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। फिर मोटर प्रोग्राम के बारे में बात किया, एक्शंस के बारे में बात किया कि ये कैसे, एक्शंस कोई पार्ट नहीं है कि हम बस एक्शन जो भी टेक कर रहे हैं वो है एक्शंस, और ये फीडबैक टू फिर है सेंसरी स्टोर्स। तो ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है, ये सेंट्रल डिसीजन मेकर है। तो इसी मॉडल की हम एक एक पॉइंट्स को स्टडी कर रहे हैं। ओके,
अब हम इस मॉडल के कुछ लिमिटेशंस देखेंगे कि ये क्या है ना, इन्फॉर्मेशन जो प्रोसेसिंग हो रहा है हमारे बॉडी में, हमारे माइंड लेवल पे, उन्हीं को ये एक ग्राफ में, फ्लो चार्ट में ये दिखाया है कि ये किस तरह से होता है इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग, कौन कौन से इसके प्रोसेस हैं। सेंसरी, पहले तो सेंस हम करते हैं कुछ भी, फिर अटेंशन, फिर परसेप्शन, और परसेप्शन सेंट्रल मॉडल से है। और ये अटेंशन जो भी होता है, अगर अटेंशन बहुत अच्छा हो तो वो हमारा मोटर प्रोग्राम में बन जाता है। एंड मोटर प्रोग्राम को पता है ये लॉन्ग टर्म मेमोरी से कनेक्ट होता है, तो देखिए मोटर प्रोग्राम लॉन्ग टर्म मेमोरी से कनेक्ट है। एंड ये सेंसरी सेंट्रल डिसीजन मेकर है जो कि डिसीजन लेता है, और ये इस डिसीजन के बेस पे हमारा एक्शन होता है। और मोटर प्रोग्राम, अगर वो एक्शन हमारे मोटर प्रोग्राम है तो वो मोटर प्रोग्राम हेल्प करता है कि वो ऑटोमेटिक हो जाए एक्शन। ओके, तो ये पूरा मॉडल है एक तरह से। ओके, हेलो, आप लोग को ये बात समझ में आई? Yes, sir. ओके, मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ कि देखिए, जैसे कि आपने अपने 5 सेंस से कोई इन्फॉर्मेशन को सेंस किया तो ये सेंसरी स्टोर में आया। उसके बाद अटेंशन, आपने उस पर अटेंशन किया, तो अटेंशन क्या होता है, अगर अटेंशन आपका बहुत अच्छा होता है तो हमने आपको बताया था कि मोटर प्रोग्राम क्या होता है कि अगर आप किसी भी चीज़ को बार बार ध्यान करते हो, बार बार फोकस करते हो, उस टास्क को करते हो, तो वो मोटर प्रोग्राम से कनेक्ट हो जाता है। तो वही कह रहा है कि अगर वो अटेंशन बहुत अच्छा है तो ये आपका मोटर प्रोग्राम से कनेक्ट हो जाता है, ये मोटर प्रोग्राम में चला जाता है। और हमने बताया कि मोटर प्रोग्राम में जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी से कनेक्ट होती है, इसलिए मोटर प्रोग्राम को लॉन्ग टर्म मेमोरी से भी कनेक्ट कर दिया एक सेंट्रल डिसीजन मेकर से। अब देखिए, हमने कहा था परसेप्शंस क्या होती है, जो भी आपके इन्फॉर्मेशन है उसके बेस पे डिसाइड करना, सोचना, समझना, वो आपकी एक तरह से परसेप्शंस है ना। जैसे कि एग्जांपल्स में हमने बताया था कि जबकि हमारा जो आई कांटेक्ट होता है, जो हमारा आई होता है वो जो इमेज बनाता है वो जबकि अपोजिट बनाता है, इन्वर्जन करके बनाता है, इन्वर्ट करके बनाता है, लेकिन फिर भी हमें हर एक चीज़ सीधी दिखती है। तो ये हमारा परसेप्शंस की वजह से होता है, हमारे इन्फॉर्मेशन जो भी हमारे मेंटल में है, मेमोरी में है, उसके बेस पे। सो ये परसेप्शन हो गया। अपर परसेप्शन हमारा डिसीजन से रिलेटेड है। और हमने शॉर्ट टर्म मेमोरी में भी कुछ हमारे जो छोटे शॉर्ट ड्यूरेशन तक के इन्फॉर्मेशन रहते हैं वो शॉर्ट टर्म है। तो ये प्रेजेंट जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन होते हैं वो भी डिसीजन लेने में थोड़ा हेल्प करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई टास्क दिया गया और तुरंत जैसे आपके मैनुअल दिया गया तो आपके पास वो प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन थी ना, तो प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी से रिलेटेड होता है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपके डिसीजन लेने में हेल्प करती है, इसलिए शॉर्ट टर्म मेमोरी को भी डिसीजन मेकर जो है इससे कनेक्ट किया है। ओके, फिर अब ये सारा इन्फॉर्मेशन आपके पास आया लॉन्ग टर्म से या फिर शॉर्ट टर्म से या फिर मोटर प्रोग्राम से, तो इन्हीं सारी वजह से आपका ये जो डिसीजन मेकर है डिसाइड करता है, और जब से कोई डिसीजन लेता है तो वो एक्शन में परफॉर्म होता है। अब आपको ये समझ में आया? ओके, और एक्शन से फीडबैक मिलता है फिर हमारे सेंसरी सिस्टम को। सेंसरी कौन है? ये 5 पार्ट्स हैं जिनसे हमें समझ में आता है कि हाँ ये टास्क हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, बस। तो ये आपका मॉडल थी। तो हमने आपको बताया था कि जब हम थोड़ा सा आपको समझा देंगे सारे पॉइंट्स तो आपको ये समझाएंगे, तो जस्ट हमने आपको ये कवर करा दिया। स्टिमुली जैसे कि कोई सेंसेशंस क्रिएट होना, ये इसका रिलेटेड नहीं है। आप ये पूछ रहे हैं ना, ये जस्ट ऊपर लिखा हुआ है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, हाँ, ये बस ऐसे ही आई थिंक लिख दिया होता है, बट हमारे जब टीचर्स जब हमें स्टडी करा रहे थे तो उन्होंने भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। जस्ट आई डोंट नो व्हाट इज इट, बट आई थिंक इट्स नॉट इम्पोर्टेंट हियर। ओके, ओके, देन हम बात कर रहे थे इंफॉर्मेशन जो भी प्रोसेसिंग है इसकी लिमिटेशंस की, कि कैसे लिमिट हो सकता है ये। जैसे कि आपके पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन ना हो तो वो जो आपका इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग है, जो कि ये सब एक डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है, क्योंकि आपका इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग के ये सारे पार्ट है, परसेप्शन, मेमोरी एंड मोटर प्रोग्राम, सेंसरी ऑर्गन्स। तो अगर कुछ भी हमें सेंसरी ऑर्गन में हमारी आई आ गई, तो मान लीजिए अगर मेंटेनेंस मैनुअल आपको नहीं मिला तो ये आपके इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग, जो भी आप डिसीजन करेंगे, जो भी टास्क परफॉर्म करेंगे, तो वो इसको लिमिट किया कि नहीं किया? लिमिट किया? हेलो,
या अगर आपको मेंटेनेंस मैनुअल नहीं मिला तो आप कैसे मेंटेनेंस परफॉर्म करोगे? अपने दिमाग से तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको हर एक लाइन तो पता नहीं है, और ये नेसेसरी है कि आपको मेंटेनेंस मैनुअल को ही फॉलो करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, एक पॉइंट भी अपने एजम्पशंस अपने माइंड को नहीं लगाना है। हर एक प्रोसीजर को मेंटेनेंस मैनुअल के अकॉर्डिंग ही फॉलो करना होता है एविएशन में। सो अगर आपके पास मेंटेनेंस मैनुअल एक तरह से अवेलेबल नहीं है तो क्या किया, आपका भी जो भी टास्क है उसको ये लिमिट कर दिया, जो आपका परफॉर्मेंस है या फिर जो आप टास्क कंप्लीट करने वाले थे, परफॉर्म करने वाले थे। और ये टास्क परफॉर्म करना ये क्या है, ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। अगर आपके पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं हुई तो ये आपका ये टास्क परफॉर्म नहीं हो पाएगा। तो वही ये कह रहा है कि इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग को कौन कौन से फैक्टर हैं जो लिमिट करते हैं, तो ये बताया है कि एक तरह से एक मेंटेनेंस मैनुअल है। ओके, या फिर आपके पास करेक्ट स्किल नहीं है, प्रोफेशन नहीं है आपके पास, तो ये भी एक तरह से आपके परफॉर्मेंस को या फिर आपके ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग को लिमिट करता है। और इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग में ये मत समझिएगा कि बस एक छोटी सी ये पॉइंट है। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग में सारी पॉइंट आ जाती हैं, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेना, टास्क को परफॉर्म करना, ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग से कनेक्ट हैं, जो कि हमने आपको मॉडल में दिखाया है। ओके, आपको ये बात समझ में आई? ओके, देन नेक्स्ट जो टॉपिक है, मैंने कहा कि ये कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो हमारे इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो भी चल रहा है मॉडल, इसको लिमिट कर सकती हैं। तो ये बोल रहा है अ प्रोपोर्शन ऑफ सेंस्ड डाटा में बी लॉस्ट विदाउट बीइंग परसीव्ड। ऐसा डाटा जो आपके लिए नेसेसरी थी लेकिन वो डाटा लॉस्ट हो गई विदाउट आपको परसीव्ड हुए, आपको समझे, आपको मिले। सो ये भी एक तरह से आपके परफॉर्म को, आपके टास्क को या फिर इन्फॉर्मेशन जो प्रोसेसिंग थी, जो डिसीजन मेकिंग थी, उसे ये एक लिमिट कर रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा है, एन एग्जांपल विद विच मोस्ट पीपल आर फैमिलियर ऑफ फेलिंग टू परसीव समथिंग विच समथिंग हैज़ सेट टू यू। जैसे कि बता रहा है कि जैसे कि नेसेसरी, एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा है कि जब भी हम ग्रुप डिस्कशन में या बात कर रहे होते हैं या फिर टीचर्स को हम कहते हैं कि नहीं, हम आज सर जो भी पढ़ाएंगे हम सारी पॉइंट्स को एकदम अच्छे से फोकस करके ध्यान देंगे, सारी एक भी टॉपिक मुझसे मिस नहीं होगा, सारा कुछ ध्यान दे देंगे। आप ऐसा सोचते हैं, बट जब भी आप क्लास करते हैं तो क्या होता है कि सबके साथ होता है ऐसा कि क्या होता है कि कभी कभी हम पूरा फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी हम एक दो वर्ड को मिस कर देते हैं कभी, या फिर हमारा अचानक से कंसंट्रेशन हट गया होता है वहाँ से, हमें पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, वो हम डाटा को मिस कर दिए, जो सेंस हुई डाटा बट हम उसे मिस कर दिए, हम उसे भूल गए। तो ये एक तरह से ये बता रहा है एग्जाम्पल कि ये भी हमारे इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग को लिमिट करता है एक तरह से। ओके, अभी हमारे टास्क में कैसे लिमिट करेगा, जैसे कि मान लीजिए आपका जो लीडर था या फिर आपका जो ग्रुप का लीडर है जो कि डिसाइड कर रहा है कि किसको कौन से टास्क प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अगर आप ये आपको भूल गए कि, या फिर वो अगर आपको नेसेसरी पॉइंट बता रहा है कि ये पॉइंट्स आपको मस्ट याद रखने की ज़रूरत है इस टास्क में, ये थोड़ा क्रिटिकल है, और आप उसे मिस कर गए, तो ये आपके इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो भी आपका टास्क परफॉर्मिंग है, डिसीजन या फिर जब आप डिसाइड करेंगे, जब आप टास्क परफॉर्म करेंगे, तो वहाँ पे आपको वो कन्फ्यूज़न या फिर डिस्टर्ब करेगा। तो वह ये एक तरह से ये आपको लिमिट कर रहा है आपके प्रोसेसिंग को। ओके, या देखिए एक लास्ट लाइन जो कह रहा है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाला देख लीजिए। द डेंजर हाउ एवर is that people can fill in the gap with information from their own store of knowledge or experience and this may lead to the wrong conclusion being drawn। कह रहा है कभी कभी क्या होता है कि हम सुन रहे होते हैं, हम हेयर कर रहे होते हैं, बट कभी कभी क्या होता है कुछ वर्ड्स को या फिर कुछ 1 2 3 ये पॉइंट्स को हम मिस कर जाते हैं, और जैसे ही हम मिस कर जाते हैं ना, तो क्या होते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं यही तो पॉइंट होगी इस बीच में, तो हम कुछ अजम्पशंस ले लेते हैं और उस जो अनफिल्ड पॉइंट है, जो भी गैप्स थी, उनको हम फिल कर लेते हैं अपने कंक्लूजन से, जो कि रॉन्ग होता है। ये आगे चल के एक एरर क्रिएट कर सकता है, ये मिस्टेक बनाएगा। देखिए यहाँ पे कर सकता है, ये एक वायलेशन क्रिएट कर सकता है। दिस मे लीड टू द रॉन्ग कंक्लूजन बिंग ड्रॉन, और ये आपके लिए हो सकता है कि आप वहाँ पे गलत डिसीजन ले लें या फिर आप कोई गलत पॉइंट वहाँ पे यूज़ कर लें, अपना अजम्पशंस, जो कि गलत है। और हमने आपको बताया कि अजम्पशंस एविएशन में लेना नहीं है, इट्स नॉट गुड फॉर मेंटेनेंस पर्पस।
अटेंशन आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, आप सेफ्टी के लिए, एयरक्राफ्ट की सेफ्टी के लिए एंड पैसेंजर्स के लिए। ओके, सो अजम्पशंस लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे अपना कोई भी अजम्पशंस नहीं यूज़ करना होता है। ओके, तो ये एक लाइन थी कि ये डेंजरस हो सकता है। सो आपको पूछना, यहाँ पे इन्फॉर्म कर रहा है ये कि आपको वहाँ पे आप फिर से अगेन आप उसे पूछिए कि यहाँ पे लाइंस क्या थी। यहाँ पे ये नहीं कि आपने एक दो वर्ड या फिर आपने गैप कर दिया तो आप सोच लिए कि नहीं यही होगा, या फिर आपने कुछ अजम्पशन कर लिया वहाँ पे, नहीं, आपको ये नहीं करना है। ओके, ये भी एक गलत हो जाता है आपके लिए। वंस ये कह रहा है ब्रैकेट में क्या है, वंस we have formed a mental model of the situation, we often seek information which will confirm this model, not consciously reject information which suggests that this model is incorrect। कह रहा है इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग में क्या होता है कि जो हम जिस इन्फॉर्मेशन की खोज में होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होता है, यह मॉडल उसे कन्फर्म करता है। जो भी ये मॉडल हमने आपको दिखाया पीछे, तो ये जितने भी ये सेंसरी ऑर्गन्स, हमारा मेंटल मोटर प्रोग्राम, हमारे सेंट्रल डिसीजन मेकर एंड परसेप्शन, ये क्या करता है, उस इन्फॉर्मेशन को चेक करता है व्हाट इज ट्रू और नॉट। वो देखता है ये सही है कि नहीं है। अगर वो इन्फॉर्मेशन सही नहीं होती है तो ये जो हमारा मेंटल मॉडल है या फिर ये जो मॉडल है उस इन्फॉर्मेशन को बता देता है कि ये गलत इन्फॉर्मेशन है। ओके, तो ये एक लाइन बोला है। आपकी बात समझ में आई? हेलो, हेलो, ओके। 4.82 जो लास्ट पॉइंट है, देयर आर मेनी वेल नोन विजुअल इल्यूजन विच इलस्ट्रेट द लिमिट ऑफ ह्यूमन परसेप्शन। जैसे हमने आपको बताया था कि परसेप्शंस को कुछ चीज़ें लिमिट कर देती हैं, जैसे कि हम परसेप्ट सही तो करते हैं लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, हमारा परसेप्शंस गलत हो जाता है। तो हमने आपको उस दिन दिखाया था कि जस्ट आप इसे देखिए तो आप लोगों को, कुछ लोगों ने उसे फील किया था, लेकिन कुछ लोगों ने अगर थोड़ी देर तक ज़्यादा उस पर फोकस कर दिया तो उनको क्या वहाँ पर रॉन्ग थी या फिर क्या चीज़ें थी उनको वो समझ में आ गया था। तो ये भी बोल रहा है कि परसेप्शंस को क्या लिमिट कर देता है, कुछ इल्यूजन्स ऐसे हैं जो हमारी परसेप्शंस को लिमिट कर देती हैं। ओके, तो उन इल्यूजन्स को हम देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इल्यूजन्स हैं जो हमारी परसेप्शंस को लिमिट कर देती हैं। कई प्रकार से हो सकती हैं, बट यहाँ पे कुछ इल्यूजन्स का एग्जाम्पल लिया गया है जो हमारे परसेप्शन को लिमिट करती है। यहाँ पे एक देखिए लिखा है म्यूलर लायर इल्यूजन। मिलर लायर इल्यूजन है, इसमें बता रहा है कि ये हमारे परसेप्शन को लिमिट कर देती है। कैसे? जैसे कि आप जैसे अचानक से जब भी अभी भी आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि नीचे वाली जो लाइन है वो बड़ी है, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों लाइनें सेम है। ओके, देखिए दोनों लाइनें सेम है। ये थोड़ा सा हमारे परसेप्शन को गलत बता देता है, लिमिट कर देता है, और आप अपने परसेप्शन से आपको ये लगता है कि ये तो दोनों लाइनें एक नीचे वाली लाइन बड़ी है, लेकिन जब आप इस पर फोकस करते हैं तो आपको पता चलता है कि नहीं, ये नीचे वाली लाइन बड़ी नहीं है, जबकि ये दोनों इक्वल है। तो ये हमारे परसेप्शन यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। एंड नेक्स्ट देखिए 4.8.3 जो इम्पोर्टेंट ये कॉन्टेक्स्ट कह रहा है, इसमें देखिए ये किस तरह से अफेक्ट करता है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, कुछ रॉन्गली एक तरह से कि परफेक्ट वे में नहीं रिटर्न होते हैं मैनुअल में या फिर पॉइंट्स में, तो वहाँ पे आपको अवेयर होने की ज़रूरत है। ये नहीं कि जैसे कि अगर यहाँ पे ऐसे 1 और ऐसे लिख दिया, थोड़ा सा हम नज़दीक लिखते हैं, ऐसे लिख दिया, तो आप यहाँ से 2 तरह से हो सकता है। आप तो इसे B समझ सकते हैं या फिर आप समझेंगे 1 है ये 3 है। ये आपके परसेप्शन को क्या करता है, अफेक्ट करता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए तो आपको समझ में आ जाता है, लेकिन बी को देखिए, आप कहेंगे 1 और 3 लिखा है, तो आपको कैसे समझ में आया कि ये बी लिखा है? क्योंकि आपके जो लेटर इन्फॉर्मेशन और जो फर्दर इन्फॉर्मेशन से आपने इसको कंफर्म कर लिया कि ये बी लिखा है, लेकिन हाँ बस ऐसे लिखा होता, जस्ट ऐसे ऐसे करके, ये थोड़ा सा क्लोज लिखा होता, तो आप नहीं समझ पाते, आप कंफ्यूज हो जाते कि व्हाट इज द रिटन हियर। ओके, तो ये भी हमारे परसेप्शन को गलत कर देता है, लिमिट कर देता है कि ये यहाँ पे क्या है। आपका परसेप्शन इसे डिसाइड नहीं कर पाता है कि ये वास्तव में लिखा क्या है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, या फिर ये 1 3 लिखा हो सकता है या फिर ये बी लिखा हो सकता है। ओके,
बट आप अपने परसेप्शन को सही करना है तो ये बोल रहा है कि अगर इन पॉइंट्स के आप फर्दर डिटेल्स को देख लीजिए या फिर लेटर डिटेल्स को देख लीजिए और फर्दर लेटर डिटेल से आप इसे डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पे रिटन क्या है। तो वही ये दिखा रहा है कि देखिए फर्दर्स और लेटर डिटेल्स को आप देखते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि यहाँ पे बी लिखा है। अगर ए बी सी ये ए या फिर सी नहीं लिखा होता या फिर डी ई या फिर ये कुछ भी नहीं लिखा होता, ओनली यहाँ पे जो आपको समझ में आ रहा है बी जो आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे ऐसा लिखा होता तो आप समझते हैं ये बी है या फिर 1 और 3 है। आप इसमें कंफ्यूज होते हैं। आई एम राइट? या तो ये भी एक इल्यूजन क्रिएट करता, एक तरह से आपके कन्फ्यूजन क्रिएट करता। तो ये कह रहा है कि सो आप क्या कर सकते हैं इसमें हेल्पफुल के लिए, अगर ऐसा आपके मैनुअल में या फिर जो आप वर्क कार्ड आप यूज़ कर रहे हो या फिर वर्क लॉग आप यूज़ कर रहे हो, तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप सबसे बेहतर तरीका है आपको इसको समझने का कि आप लेटर इन्फॉर्मेशन जो कि पहले है या फिर फर्दर इन्फॉर्मेशन को देख लीजिए। अगर आप उसे देखते हैं तो शायद आपकी कन्फ्यूज़न ये दूर हो जाए। ओके, ये पॉइंट्स है। नेक्स्ट पॉइंट है 4.8.4 इन एविएशन मेंटेनेंस इज ऑफन नेसेसरी टू कंसल्ट अ डॉक्यूमेंट विद द इंजीनियर कैन बिकम वेरी फैमिलियर। कह रहा है कि कभी कभी जब भी हम इन एविएशन में हेलो आपको आवाज आ रही है? हेलो, ओके। देन यहाँ पे देखिए 4.8.4 में कह रहा है कि कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट को कंसल्ट करने होते हैं इंजीनियर्स के साथ में, तो ये कभी कभी फैमिलियर हो सकते हैं, थोड़ा डिफरेंट भी हो सकते हैं। कह रहा है क्या कह रहा है, इफ़ इट इज़ पॉसिबल दैट एन इंजीनियर कैन स्कैन अ डॉक्यूमेंट एंड फेल टू नोटिस दैट द सबटाइटल चेंज हैव बीन मेड। कभी कभी क्या होता है कि ये कुछ सिमिलर इन्फॉर्मेशन हो जाते हैं एक दूसरे की तरह से, लेकिन सिमिलर इन्फॉर्मेशन हो जाते हैं और यहाँ पे वो इंजीनियर मिस कर देता है उस चीज़ को कि नहीं वो उसको नोटिस नहीं कर पाता है उस सबटाइटल को जो भी वहाँ पे चेंजेस है। जैसे कि यहाँ पे ये दिखा रहा है कि देखिए यहाँ इसमें क्या है, तो आप जैसे आप डायरेक्ट कभी कभी अपने परसेप्शन से या फिर अपने एक्सपेक्टेशन से आप पढ़ते हैं कि ए बर्ड इन द हैंड, आप बस इतना ही पढ़ते हैं, लेकिन इन रियलिटी में यहाँ पे द वर्ड यूज़ करे गए हैं। तो वही ये कह रहा है कि कभी कभी ऐसा मैनुअल में हो सकता है कि दो वर्ड से या फिर एक तरह से सिमिलर या फिर एक दूसरे से वेरी फैमिलर हो, एक तरह से हो, और आप उसे मिस कर दें, आप ना उसे पकड़ पाएँ। ओके, तो ये भी एक आपके लिए एक ये गलत चीज़ें हो सकती है ये आप ओके इस चीज़ पे भी फोकस करना आपके लिए ज़रूरी है। तो ये कह रहा है ही सी ओनली व्हाट ही एक्सपेक्ट टू एक्सपेक्टेशंस, बस उसको वही दिखता है जो वो पहले के लिए उसके एक्सपेक्टेशंस होती है या फिर जो एक्सपेक्ट करता है। जैसे कि हमने कहा कि अगर आपका जब फर्स्ट नज़र आपकी इस पर पड़ी थी तो अ बर्ड इन द हैंड, बस आपकी जो एक्सपेक्टेंस या फिर आपकी जो परसेप्शन थे उसके बेस पे आपने बस इतना ही देखा अ बर्ड इन द हैंड। बट आपने जब थोड़ी देर तक इस पर फोकस किया तो आपको पता चला कि यहाँ पे द वर्ड डबल बार है। तो ये कभी कभी गलत हो सकता है या फिर इसे कुछ इवेंट्स कोई घटना कभी कभी ऐसा इससे भी अफेक्ट कर सकता है। ओके, तो ये कह रहा है कि ये हमारा इफेक्ट ये एक लिमिटेशंस के रूप में है एविएशन में। ओके, ये कह रहा है कि जैसे कि एट फर्स्ट साइड जब से हम पहले नज़र में देखते हैं मोस्ट पीपल नोटिस नथिंग रॉन्ग विथ द सेंटेंस, यहाँ पे क्या गलत है वो कोई नोटिस नहीं किया नहीं कर पाते हैं। आवर परपेचुअल सिस्टम सबकॉन्शियस रिजेक्ट द एडिशनल द, जो हमारा सबकॉन्शियस है वो हमारे सेंटेंस के बेस के अकॉर्डिंग, जैसे आपका सेंटेंस सेंस है, जैसे आप सेंस करते हैं सेंटेंस को समझते हैं, उसके बेस पे जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो क्या करता है द वर्ड को वो रिजेक्ट कर देता है, वो नहीं कैच करता है आपसे। सो ऐसा हो जाता है अगर आप बहुत अचानक से कुछ चीज़ों को देखते हैं, वहाँ पे ज़्यादा अटेंशन नहीं करते हैं, तो आपका जो सबकॉन्शियस है वो कुछ चीज़ों को अगर सेम एज इट इज़ कुछ लिखा होता है तो उसे मिस कर देता है या फिर उसे रिजेक्ट कर देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ हो सकती हैं। तो ये बता रहा है कि आपको फोकस्ड होने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें हमारे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को लिमिट करती हैं। ये एक तरह से लिमिटेशंस हैं, इल्यूजन्स हैं जो यहाँ पे बता रहा है। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। Okay, then thanks for giving your time.